Hello and welcome to UPSC Prep World. This is the lecture number 12th in Environment and Ecology series of UPSC CSE preparation. In the last lecture, we studied about the aquatic ecosystem, its flora and fauna. In this lecture, we will study about wetland ecosystem, importance of wetlands, reason for depletion of wetlands and its mitigation. We will also study about Ramsar Convention and wetlands of India. सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको समझना होगा वेटलैंड किसे कहते हैं, वेटलैंड क्या होता है। तो वेटलैंड्स आर एरियाज वेयर वाटर कवर्स द सॉयल और इज प्रेजेंट इधर एट और नियर द सरफेस ऑफ द सॉयल ऑल ईयर और फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। इसका मतलब है वेटलैंड उस एरियाज़ को कहते हैं जहाँ पे वाटर जो है वो सॉयल को कवर करता है, या तो फुल्ली कवर किया रहता है या पार्टली कभी वाटर उसमें कवर होता है या वाटर उसमें कवर नहीं भी होता है, और पर्टिकुलरली ग्रोइंग सीजन में वाटर उसमें जनरली रहता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वेटलैंड्स आर एरियाज इंटरमीडिएट इन कैरेक्टर। इसका मतलब वेटलैंड्स ऐसा नहीं है जो कि हमेशा ही पानी से भरा हो, या ऐसा भी नहीं है कि वो पानी से हमेशा सूखा हो। तो वेटलैंड्स इंटरमीडिएट कैरेक्टर के हो सकते हैं, और ये जनरली डीप वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों के बीच होता है। और पानी अगर उसमें भरा भी होता तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा ही डीप हो पानी उसमें भरा हुआ होता है। तो वेटलैंड उन एरियाज़ को कहते हैं जहाँ पे वाटर तो होता है, लेकिन हो सकता है वो पूरा राउंड द ईयर वहाँ पे पानी नहीं हो, और अगर हो भी तो बहुत डीप वाटर नहीं हो, शैलो वाटर हो। और इट इज़ ऑल्सो ट्रांजिशनल इन नेचर, often located in between them, that is between deep waters and terrestrial habitat. Their depth at low tide does not exceed 6 meters. तो लो टाइड में उनका जो डेप्थ है वो जनरली 6 मीटर से एक्सीड नहीं करता है। जैसे आप देखिए, ये एक सरफेस है, यहाँ पे आप मान लीजिए ये हाई टाइड लाइन है, HTL हाई टाइड लाइन, और ये है लो टाइड लाइन LTL। तो ये लो टाइड लाइन पे हम उसी बॉडी को वेटलैंड जनरली कहते हैं जिसका वाटर लेवल 6 मीटर के आसपास या उससे कम होता है। उससे ज़्यादा अगर होगा लो टाइड लाइन पे तो वो जनरली डीप वाटर बॉडी कंसिडर करते हैं। अब वेटलैंड्स किस तरह के हो सकते हैं? दे मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश, ब्रैकिश और मेरीन, इनलैंड और कोस्टल। तो वेटलैंड नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर हो सकता है, या मरीन भी हो सकता है, इनलैंड भी हो सकता है, मतलब किसी लैंड चारों तरफ से इनक्लोज्ड हो उसको भी कह सकते हैं। और कोस्टल एरियाज़ में भी वेटलैंड्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो कयाल्स हैं जो केरला में हमको मिलते हैं, बैक वाटर्स, उनको भी हम वेटलैंड्स कह सकते हैं। वाटर लॉक्ड सॉयल एडेप्टेड प्लांट लाइफ एंड हाइड्रिक सॉयल्स आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेटलैंड्स। तो वेटलैंड में हम समझ सकते हैं कि पानी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लांट लाइफ जो है वहाँ का वाटर लॉक्ड एडेप्टेड होता है। एंड हाइड्रिक सॉयल, हाइड्रिक सॉयल मतलब उसमें ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम होता है। तो ये दोनों जो हैं एक कैरेक्टरिस्टिक है वेटलैंड का। अब इंडिया में वेटलैंड कितने हैं, अप्रॉक्सीमेट क्या है, वो हम देख लेते हैं। इंडिया हैज़ ओवर 27,000 वेटलैंड्स। तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 27,000 वेटलैंड्स हैं। ये ऑब्वियसली ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है ये, और जिसमें अबाउट 23,000 इनलैंड वेटलैंड्स हैं और 4,000 कोस्टल हैं। परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो वेटलैंड जो है अप्रॉक्सीमेटली 18% ऑफ द कंट्रीज़ एरिया को कवर करते हैं, और उस 18% में भी जो टोटल वेटलैंड्स में से 70% अंडर पैडी कल्टिवेशन है, जो राइस कल्टीवेशन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वेटलैंड, हम जो पैडी होता है हमारा जहाँ पे राइस कल्टीवेशन होता है वो भी बहुत वाटर लॉक्ड एरिया होता है, तो उनको भी हम वेटलैंड्स की कैटेगरी में ले सकते हैं। और 70% जो वेटलैंड्स हैं वो पैडी कल्टीवेशन ही है। तो वेटलैंड का हम समझ गए कि वेटलैंड किसे कहते हैं, इंडिया में भी वेटलैंड्स अप्रॉक्सीमेटली कितने हैं और उनका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम समझ गए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया का 18.5% तो उसका इम्पोर्टेंस भी उसी हिसाब से होगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स, हैबिटेट टू एक्वाटिक फ्लोरा एंड फौना, न्यूमरस बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग माइग्रेटरी बर्ड्स। एक्वाटिक फ्लोरा एंड फौना और बहुत सारे न्यूमरस बर्ड स्पीसीज, खास करके माइग्रेटरी बर्ड्स, इनका ये घर होता है वेटलैंड्स।
फिल्टरिंग ऑफ सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सरफेस वाटर। बहुत सारे सेडिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स जो है वाटर में रहते हैं, खास करके सरफेस पे, तो ये उसका फिल्टरिंग करते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, आप समझ सकते हैं कि वाटर लॉक्ड अगर कोई एरिया है तो वहाँ से ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छा हो जाता है। प्रोवाइडिंग वाटर, फूड, फॉडर, फ्यूल एट्सेट्रा। स्टेबलाइजेशन ऑफ लोकल क्लाइमेट, वेटलैंड्स लोकल क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, आसपास के एरिया में थोड़ा कूलिंग इफेक्ट ला सकते हैं, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करा सकते हैं। ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी हैं, जैसे हमने देखा कि फूड, फॉडर, फिशेस, ये सब यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ पे फिशिंग करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पैडी देख रहे हैं आप, 70% पैडी ही है वेटलैंड, तो वहाँ से भी फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए। और इट इज़ जेनेटिक रिजर्वायर ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ये ऐसे स्पीसीज होंगे जो वाटर लॉग्ड एरिया में ही पनपते होंगे और यहीं पे उनका एक जेनेटिक पूल है और ऐसे एरियाज़ में ही वो सरवाइव कर पाते हैं। तो उन टाइप के ऑर्गेनिजम्स, उन टाइप के प्लांट्स के लिए ये जेनेटिक पूल का भी काम करता है। वेटलैंड जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं और डिप्लीट होने के कारण इन्वायरमेंट, वहाँ के फ्लोरा एंड फौना, लाइवलीहुड, सब पे एक थ्रेट आ गया है। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों हमारे जो वेटलैंड्स हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं? पहला, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो वेटलैंड्स में जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो जिसके कारण कि वेटलैंड्स जो हैं वो अपना जो वेटलैंड का एक नेचर होता है उसको खोते जा रहे हैं और ये जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड ऑफ ह्यूमन है। एक्सेसिव पोल्यूटेंट्स आर डम्प्ड इनटू वेटलैंड्स बियॉन्ड देयर रिसाइकलिंग कैपेसिटी। बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, ये एक्सेसिवली डंप किए जाते हैं वेटलैंड्स में। पोल्यूटेंट्स अगर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अगर वेटलैंड्स में चले जाएंगे तो यूट्रोफिकेशन हो सकता है। अगर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अगर हैजार्डस होंगे तो वहाँ के जो स्पीसीज़ हैं, बर्ड्स, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज़, फिशेस, इन पे एक्सटिंक्शन का खतरा हो सकता है। कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड फॉर एग्रीकल्चर, जैसे कि हमने देखा 70% वेटलैंड तो हमारे पैडी कल्टीवेशन में ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वेटलैंड हो सकते हैं जिनको फिर हम उसके एरिया को रिक्लेम करके कोई और क्रॉप्स उगाने के लिए काम करते हैं, जैसे वीट हो गया, शुगर केन हो गया। तो ये कन्वर्शन के कारण जो इसका वेटलैंड का ओवरऑल एरिया है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण डिप्लीशन हो सकता है इसका। ओवर ग्रेजिंग, फॉर एग्जांपल खराई कैमल्स होते हैं, खास करके गुजरात में पाए जाते हैं, ये मैंग्रोव्स पे फीड करते हैं। खराई खारा वर्ड से आता है, इसका मतलब होता है सॉल्टी। तो खराई कैमल्स ये मैंग्रोव्स को खाते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी इसमें पूछ चुका है खराई कैमल्स के बारे में। रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम बेड्स, जो इलीगल सैंड माइनिंग होता है उसके कारण भी वेटलैंड्स डिप्लीट होते हैं। ओवर फिशिंग एंड फिश फार्मिंग, जैसे एक्वाकल्चर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अगर ओवर फिशिंग हो जाए तो वहाँ का रिसोर्सेज जो है, वेटलैंड का रिसोर्सेज वो डिप्लीट हो जाएगा और वेटलैंड जो है वो अपना नेचर खोता जाएगा। तो ये सब रीजंस हैं वेटलैंड के डिप्लीट होने के। अब मिटिगेशन ऑफ वेटलैंड डिप्लीशन, हमने जस्ट देखा कि रीजंस क्या क्या हैं, तो उन्हीं रीजंस को हमको ओवरकम करना पड़ेगा कि वेटलैंड जो है वो अपना डिप्लीशन से बच सके। तो उसमें सबसे पहला है सर्वे एंड डिमार्केशन ऑफ वेटलैंड्स यूजिंग टेक्नोलॉजी, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉस एट्सेट्रा। तो जब तक हम सर्वे नहीं करेंगे और वेटलैंड का एक्चुअल एरिया डिमार्केट नहीं करेंगे कि वेटलैंड का एक्चुअल एरिया क्या है, तब तक हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और डिमार्केशन और सर्वे के लिए हम टेक्नोलॉजी और लॉज, जो बहुत सारे इन्वायरमेंटल लॉज हैं, उनका हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है वहाँ के स्पीसीज़ की, वहाँ के प्लांट स्पीसीज़ की, और वहाँ उनका कितना एरिया डिमार्केटेड है, ये सब हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से पता लगा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रीजनरेशन एंड थ्रू आर्टिफिशियल रीजनरेशन, तो प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं वेटलैंड का आर्टिफिशियल और नेचुरल रीजनरेशन दोनों से। प्रिवेंटिंग ऑफ अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर, जैसे हमने देखा कि एक्वाकल्चर करेंगे लाइवलीहुड का सोर्स होगा, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट एक्वाकल्चर हो जाएगा तो वेटलैंड डिप्लीट होता है, इसलिए हम उसको भी चेक में रखना पड़ेगा। एफॉरेस्टेशन, वीड कंट्रोल, प्रिवेंटिंग इन्वेसिव स्पीसीज़, जैसे वाटर हायसिंथ।
तो एफॉरेस्टेशन एक मेथड है जहाँ पे वेटलैंड का डिप्लीशन से हम बचा सकते हैं। वीड कंट्रोल और इन्वेसिव स्पीसीज जैसे वाटर हायसिन जो कि वाटर के पूरे सरफेस को ढक लेती है, तो उससे क्या है, नीचे के जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन पे थ्रेट आ जाता है। तो इन सब का प्रिवेंशन ज़रूरी है कि इन्वेसिव स्पीसीज़ जो है वो जाके पूरे वेटलैंड को एक्वायर ना कर ले। प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, यूट्रोफिकेशन, एबेटमेंट और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो जैसे हमने देखा, ओवर ग्रेजिंग भी हमें बचाना पड़ेगा ताकि वेटलैंड जो है वो बचा रहे। यूट्रोफिकेशन, एबेटमेंट, यूट्रोफिकेशन जो कि न्यूट्रिएंट्स अगर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और पॉल्यूटेंट्स भी अगर आ जाते हैं तो यूट्रोफिकेशन के चांसेस रहते हैं, तो उससे भी हमको वेटलैंड को बचाना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। अगर आपका जो लोकल पॉपुलेशन है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है उनमें, और उनको पता है कि वेटलैंड के डिप्लीशन से इन द लॉन्ग रन उनका ही लाइवलीहुड हैम्पर होगा और इनका जो फ्लोरा, फौना और इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, तो वो खुद ही वेटलैंड को डिप्लीट होने से बचाएंगे। इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ये हमारे लॉज में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनली क्या कदम उठाए गए हैं। वेटलैंड का अगर नाम यहाँ आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन। रामसर एक ईरानियन सिटी है। तो इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड। तो वेटलैंड का इंटरनेशनल ट्रीटी जो है उसके कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ के लिए उस ट्रीटी को हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इसको कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी कहते हैं और इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान वेयर द कन्वेंशन वाज साइंड ऑन 2 फरवरी 1971। तो ईरान का एक शहर है रामसर, ये कन्वेंशन वहीं पे साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 में, और इसी डे को वर्ल्ड्स वेटलैंड डे नाम से जानते हैं। और ये एक सर्वे में पाया गया कि वर्ल्ड के 64 वेटलैंड्स जो हैं वो डिसअपेयर हुए हैं लास्ट सेंचुरी में, और इसमें जो अभी करंटली नंबर ऑफ पार्टीज़ जो हैं वो 172 हैं। अब देखिए ये इसका फिलॉसफी क्या है। इट वर्क्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। तो वाइज यूज़ मतलब क्या होता है? वाइज यूज़ मतलब मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रामसर कन्वेंशन के 3 पिलर्स हैं। फर्स्ट है वाइज यूज़, सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी वेटलैंड्स एज रामसर साइट्स, एंड थर्ड है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो जस्ट हमने देखा वाइज यूज़ जो है, हमको इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है किसी वेटलैंड का उसको मेंटेन करना है। सेकंड, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट हो रहे हैं वेटलैंड्स, उनको रामसर साइट्स डिमार्केट करके उनको प्रायोरिटी वेटलैंड्स बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा नहीं तब तक वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल जितने भी वेटलैंड्स होंगे वो हमेशा ख़तरे में रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे वेटलैंड्स भी हैं जो 2 कंट्री को बॉर्डर करते हैं, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन वहाँ पे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन में हम देखेंगे कि रामसर कन्वेंशन वर्क्स क्लोजली विथ 6 ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। दे आर फर्स्ट बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, और इंडिया में जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का पार्ट है और यही बर्ड सेंसस ऑफ इंडिया जो बर्ड के सेंसस होते हैं वो कराता है। सेकंड IUCN, थर्ड इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फोर्थ वेटलैंड इंटरनेशनल, फिफ्थ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन एंड सिक्स्थ इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। तो ये जो 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत ही क्लोजली काम करते हैं रामसर कन्वेंशन में। जो इनके अदर पार्टनर्स हैं वो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एंड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब हम देखेंगे किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट बनाने का क्या क्राइटेरिया है। तो साइट्स कंटेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल wetland type for that biographic region. Sites supporting vulnerable, endangered or critically endangered species or threatened ecological communities. Sites supporting population of plant or animal species important for maintaining the biological diversity of a particular biogeographic region.
Site supporting a plant or animal species at a critical stage in their life cycle or providing a refuge during the adverse condition. तो इसका मतलब कि वेटलैंड, उस वेटलैंड को हम रामसर साइट कहते हैं। उस साइट पे अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव रेयर या यूनिक एग्जांपल हो, किसी वेटलैंड टाइप का रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उसको हम रामसर साइट में कंसिडर कर सकते हैं। कोई ऐसा साइट है जो किसी वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसी या थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा हो, उस साइट को रामसर साइट कंसिडर किया जा सकता है। साइट सपोर्टिंग पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल, किसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए कोई अगर प्लांट और एनिमल स्पीसी को सपोर्ट कर रहा हो वो वेटलैंड, तो उसको फिर रामसर साइट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। साइट सपोर्टिंग प्लांट और एनिमल स्पीसीज दैट आर क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स और प्रोवाइडिंग रेफ्यूज ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस, किसी स्पीसीज के लाइफ साइकिल में वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और हो सकता है कि अगर कोई उस स्पीसी पे एडवर्स कंडीशन आता हो, मान लीजिए टेम्परेचर चेंज या क्लाइमेट चेंज या प्रीडेटर से बचने के लिए, तो उस समय अगर वो वेटलैंड उस स्पीसीज़ को एडवर्स कंडीशन में रेफ्यूज प्रोवाइड करता है, रहने की जगह प्रोवाइड करता है, तो उस साइट को भी रामसर साइट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। और फिर कुछ और क्राइटेरिया हैं, जैसे साइट्स रेगुलरली सपोर्टिंग 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स। कोई साइट है अगर 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स को सपोर्ट कर रहा है, तो वो वेटलैंड रामसर साइट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। साइट्स रेगुलरली सपोर्टिंग 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसी और सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड्स। अगर कोई साइट है जो रेगुलरली किसी स्पीसीज़ के जो पॉपुलेशन है उसका 1% इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर रहा है, उसको रामसर साइट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। साइट सपोर्टिंग ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनस फिश सब स्पीसीज, अगर किसी फिश की स्पीसीज या सब स्पीसीज को अगर उसके सिग्निफिकेंट पोर्शन को अगर वो साइट सपोर्ट कर रहा है, तो भी उसको रामसर साइट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड एक और टर्म आता है वुहान डिक्लेरेशन। वुहान डिक्लेरेशन क्या है, इसको देखते हैं। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स 2022 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था COP 14 के अंडर, उसमें ये अडॉप्ट किया गया था और ये स्ट्रॉन्ग विल एंड प्रैक्टिकल एक्शन टू प्रोमोट द कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स वर्ल्ड वाइड को, इसके लिए जो डिक्लेरेशन दिया गया था उसको हम वुहान डिक्लेरेशन कहते हैं। तो ये टर्म भी हमको पता होना चाहिए। वुहान डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड कंजर्वेशन। अब एक टर्म आता है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड से समझिए एक तरह का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पे। इट इज रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स on the list of wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur as a result of technological developments, pollution or other human interference। ये एक तरह का रजिस्टर है जो कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो वेटलैंड्स हैं उनका रजिस्टर है, जहाँ पे इकोलॉजिकल जो कैरेक्टर है उनका अगर चेंज हुआ है या हो रहा है या होने का डर है, और वो किस तरह से चेंज होने का डर है या हुआ है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन हुआ है या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, उस कारण से अगर किसी वेटलैंड में, किसी इम्पोर्टेंट वेटलैंड में अगर चेंजेस आ रहे हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर में, तो उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड कहते हैं। और ये मेंटेन करने का एक बस मेन रीज़न ये है कि उसको हम हाईलाइट कर सकें और उसको प्रायोरिटी में उस पर हम एक्ट कर सकें। तो इट इज़ मेंटेन्ड एज ए पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। तो ये रामसर लिस्ट जो होता है उसके ही एक पार्ट के तौर पे इसको भी मेंटेन किया जाता है। साइट्स में बी एडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इन विच दे लाई। अब इंडिया में मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के साइट्स हम देखते हैं। इंडिया में 2 साइट हैं मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के, एक है लोकटक लेक और दूसरा है केवलादेव नेशनल पार्क। तो लोकटक लेक मणिपुर में है, ये मणिपुर में है, ये एक फ्लोटिंग लेक है। यहाँ पे जो ग्रास उगती है इस लेक के ऊपर, उसके पैचेस होते हैं, उसको फुमड़ीज कहते हैं, और इस पे जो फीड करती है, जो ग्रेस करती है जो डियर, उसको संगाई डियर कहते हैं।
और ये डियर उस लेक पे जब उस पे फीड करती है तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए उसका मूवमेंट जो होता है एक तरह से डांसिंग मूवमेंट टाइप का होता है, इसलिए उसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। तो ये यूपीएससी ने भी इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है और ये माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज़ के लिए बहुत ही फेमस है और इसलिए इसका इम्पोर्टेंस एज ए वेटलैंड बहुत ज़्यादा है। पहले चिल्का लेक जो उड़ीसा का फेमस लगून लेक है वो भी इस रिकॉर्ड में था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी एफर्ट्स किया वेटलैंड कंजर्वेशन में और ये बाद में मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड से इसको हटा दिया गया। अब हम देखेंगे वेटलैंड साइट्स इन इंडिया। 2024 में इंडिया में अभी करंटली 80 रामसार साइट्स हैं और सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स अभी तमिलनाडु में है। तो ये रामसार साइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और जब भी कोई रामसार साइट ऐड होता है तो वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए कौन से साइट कहाँ पे हैं और कौन सा नया साइट ऐड हुआ है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा प्रीलिम्स के पहले रिवाइज करना ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पर एक भी वेटलैंड रामसार साइट्स में नहीं आते हैं, जैसे हमारा झारखंड है, कर्नाटका है और छत्तीसगढ़ है। फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको सिक्किम मिल जाएगा, नागालैंड मिल जाएगा और मेघालय मिल जाएगा। तो ये सब जगह पे एक भी रामसार साइट नहीं है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट हैव एनी रामसार साइट, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा और आपको मल्टीपल चॉइस में चेक करना होगा। तो ये लिस्ट हमेशा अपडेटेड होते रहता है और प्रीलिम्स के पहले ये करंट में ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको रिवाइज करें। तो हमने वेटलैंड्स इकोसिस्टम को पूरा देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड।